Hello friends and welcome to the Exams Made Simple. So we are back again with the analysis of 25th of March 2025. इसके साथ ही मैं 24 और 23 यानी कल और परसों के भी न्यूज़ आर्टिकल जो छूटे गए हैं और जो इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो सारे कवर कराऊंगा, तो निश्चिंत रहिएगा इस वीडियो में आपका कल और परसों का भी कवर हो जाएगा। मैं थोड़ा सा हॉस्पिटलाइज था फॉर द लास्ट 2 days, इसलिए मैं न्यूज़पेपर नहीं बना पाया था। आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट एंड नाउ वी आर बैक, वी विल बी ऑन ट्रैक नाउ। स्टार्ट करेंगे आज के न्यूज़पेपर एनालिसिस के साथ। सबसे पहले फ्रंट पेज की बड़ी खबर है, कोलिजियम क्लियर्स ट्रांसफर्स जजेस ट्रांसफर। अब देखो ऑब्वियस सी बात है, जब भी इस तरीके के न्यूज़ आर्टिकल आते हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, स्पेशली पॉलिटी के जो प्रीलिम्स के क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो अभी हम बात कर लेते हैं ट्रांसफर ऑफ जज फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर, क्या प्रोविजन है, कैसे होता है। ये आर्टिकल 222 में पहले भी बता चुका हूँ, आर्टिकल 222 पार्ट 6 के अंतर्गत आता है, ट्रांसफर ऑफ जज फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर। अब बहुत ही ध्यान से इसको आप देखिएगा, पहला जो पॉइंट लिखा है, द प्रेसिडेंट मे ट्रांसफर अ जज फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू एनी अदर हाई कोर्ट। तो कुल मिलाकर के जो ट्रांसफर का वो फाइनल साइन होता है कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। अब देखो यहाँ पे लिखा है दूसरे में कैसे किया जाता है, व्हेन अ जज has been or is to transferred, he shall during the period ये तो चलो ये तो उसके बारे में है, तो उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा और बताता हूँ कैसे ट्रांसफर होता है। इसमें लिखा नहीं है लेकिन मैं बताता हूँ। तो फाइनल ट्रांसफर कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है, आर्टिकल 222 होता है, ठीक है ना। इसके अलावा याद रखिएगा जब भी ट्रांसफर होता है तो कोलिजियम उसमें अपना जो कोलिजियम बना है, यानी कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है प्लस 4 सीनियर मोस्ट जो जजेस हैं उनके साथ ये डिस्कशन होता है। इसके अलावा एक और चीज़ होती है कि जो हाई कोर्ट में ट्रांसफर करना है उस हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस के साथ डिस्कस किया जाता है, जिस हाई कोर्ट से ट्रांसफर करना है उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से डिस्कस किया जाता है, प्लस जिस व्यक्ति को ट्रांसफर करना है उससे भी डिस्कशन किया जाता है। तो ये भी अलग से एक प्रोसेस होती है जो आपको याद रखनी है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, ये आपको याद रहना है। दूसरा जो आर्टिकल यहाँ पे है, आर्टिकल नहीं है, एक फोटोग्राफ है जिसके नीचे लिखा हुआ है गार्डनर वर्क्स इन इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन। याद रखिएगा, तो इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन जो है, इट इज एशियाज लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन इन श्रीनगर। याद रखिएगा श्रीनगर में है ट्यूलिप गार्डन, सबसे बड़ा एशिया का, ठीक है ना। एशियाज लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन है ये, इसका नाम है इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन और ये श्रीनगर में है। तो दैट इज द थिंग विच इज यू शुड रिमेंबर। आई थिंक फोटोग्राफ को भी इस तरीके से छोड़ा नहीं जाता, इसको भी पढ़िएगा। एंड प्लीज 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 डू लाइक द वीडियो। लाइक आप लोग के बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने काफ़ी मदद की है पहले भी मेरी लाइक्स एंड शेयर करके, तो प्लीज़ कीप डूइंग दैट, कीप लाइकिंग, कीप सब्सक्राइबिंग, कीप शेयरिंग। आगे मूव करते देखते और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो यू कैन मूव अहेड विद मी, बिल्कुल आप मेरे साथ आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ बात चल रही, इंडियन नेवी अनाउंसेस मेड इन इंडिया अफ्रीकन एक्सरसाइज IOS सागर। तो IOS सागर अनाउंस किया है इंडिया अफ्रीका एक्सरसाइज के रूप में। IOS सागर का फुल फॉर्म क्या है, इंडियन ओशियन शिप। IOS का फुल फॉर्म है इंडियन ओशियन शिप सागर। इसके अंतर्गत क्या करेंगे, ऑफशोर पेट्रोल व्हीकल्स हैं, जैसे कि इंडिया में INS सुनैना है, ठीक है ना। तो INS सुनैना जो है इसको डिप्लॉय किया जाएगा इन द साउथ वेस्ट IOR यानी कि इंडियन ओशन रीजन। तो ये याद रखिएगा, इंडिया और अफ्रीका के बीच में नेवल कोऑपरेशन बढ़ाने के लिए है, स्पेशली जो भी पायरेसी के थ्रेट्स हैं, स्पेशली जो हाउदी रेबल्स आ गए हैं वहाँ पे, इस कारण से उनसे प्रोटेक्शन के लिए इंडिया अफ्रीका अपने कोऑपरेशन को इंक्रीज कर रही है, स्पेशली इन द इंडियन ओशन रीजन। तो याद रखिएगा IOS सागर। एंड दूसरा इसका नाम है अफ्रीका इंडिया की मैरीटाइम इंगेजमेंट, इसको AIKEYME बोलते हैं, अफ्रीका इंडिया की मैरीटाइम इंगेजमेंट के अंतर्गत ये IOS सागर इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है। तो याद रखिएगा, दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट थिंग। यहाँ लिखो लिखा है IOS सागर इज इनिशिएटिव टुवर्ड्स कंटिन्यूड कोऑपरेशन विद IOR नेशंस। तो IOS सागर का एम बेसिकली ये है कि जो कोऑपरेशन है इंडियन ओशन रीजन के कंट्रीज़ के बीच में उसको बढ़ाया जा सके। इसके लिए हमारा जो व्हीकल है ऑफशोर पेट्रोल व्हीकल वो है INS सुनैना, इसको डिप्लॉय किया गया। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, ये आपको याद रखना है, याद रखेंगे आप लोग। आगे मूव करते देखते हैं यहाँ पे, ग्लेशियर्स लूजिंग आइस एट रिकॉर्ड लेवल्स अराउंड द ग्लोब। UN की रिपोर्ट है जिसके अकॉर्डिंग कहना है कि जो ग्लेशियर्स हैं
वो अपनी आइज़ बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है उनकी, ठीक है ना। अब यहाँ पे कुछ ग्लेशियर्स के नाम है वो हम देखेंगे। देखो लिखा है पेस्टोरूरी ग्लेशियर, पेस्टोरूरी ग्लेशियर इन पेरू। इट यूज टू होस्ट स्की कॉम्पिटिशंस, नाउ इट इज़ अ ग्लेशियर इन एक्सटिंक्शन। याद रखिएगा, एक नाम आया, देखो यूपीएससी इस तरह के नाम टारगेट करता है। तो पेस्टोरूरी ग्लेशियर जो है कहाँ का ग्लेशियर है, ये पेरू का ग्लेशियर है। एंड इट वाज इन न्यूज़, न्यूज़ में क्यों था, क्यों है, बिकॉज इट इज़ नियर एक्सटिंक्ट होने वाला है ये, ठीक है ना। ग्लेशियर्स के बारे में जो फैक्ट है वो मैं आपको बता दूं कि ग्लेशियर्स आर डिसअपियरिंग एट एन अनप्रेसिडेंटेड रेट, याद रखिएगा। एंड जो लास्ट 3 ईयर्स हैं, दे हैव सीन लार्जेस्ट रिकॉर्डेड ग्लेशियल मास लॉस। सबसे बड़ा जो ग्लेशियल मास लॉस है वो पिछले 3 वर्षों में हुआ है, ठीक है ना। एंड क्लाइमेट चेंज जो है इस लॉस को और ज़्यादा एक्सेलरेट कर रहा है और ज़्यादा बढ़ा रहा है। ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है स्पेशली बिकॉज ऑफ द फॉसिल फ्यूल बर्निंग, एंड ये भी ग्लेशियल मेल्ट को और ज़्यादा स्पीड अप कर देता है, ठीक है ना। याद रखिएगा, अगर कॉन्सिक्वेंसेस क्या है ग्लेशियर लॉस के, तो हम सब जानते हैं कि सी लेवल बढ़ जाएगा। जो ग्लेशियर्स का पानी जाएगा कहाँ पे, समुद्र में जाएगा। एंड इट विल इंक्रीज द सी लेवल। एंड जब सी लेवल आएगा तो जो लो लाइंग स्टेट्स हैं, लिटोरल स्टेट्स हैं, वहाँ पे पानी जाने की संभावना है। स्पेशली अब जैसे अपना इंडिया में ही बॉम्बे वाला रीजन है ना। एंड ऑल दिस थिंग्स आर देयर, एंड इसको रोकना ज़रूरी है। अच्छा, एक और नाम यहाँ पे था, रंजोरी माउंटेन्स। यहाँ पे नीचे एक नाम और आएगा, रंजोरी माउंटेन्स। मैं एक बार दिखा दूँ आप लोगों को, तो आपको स्पेलिंग आपको पता रहे। RWEN, RWEN, रंजोरी है। ये आपका युगांडा का एक आई थिंक ग्लेशियर है। यहाँ पे कहाँ लिखा हुआ है, रेडिट, ये देखो लिखा है, ये देखो रंजोरी। तो इसको भी याद रखेगा। रंजोरी माउंटेन्स जो हैं ये युगांडा में है। रंजोरी माउंटेन्स, दे आर इन युगांडा। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्लेशियल मेल्ट हुआ है, तो ये भी इसलिए न्यूज़ में था। रंजोरी माउंटेन्स युगांडा, तो ये दोनों लोकेशंस आप ज़रूर याद रखेगा। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। टाइटन आप सबको पता होना चाहिए क्या है। टाइटन इज बेसिकली द मून ऑफ सैटर्न, तो उसको आप याद रखिएगा। टाइटन जो होता है वो मून ऑफ सैटर्न है। अच्छा, आप लोग के लिए छोटा सा सवाल ये कि एक मिशन गया है जो टाइटन के लिए गया है, तो नासा का है शायद, तो क्या नाम है उसका, प्लीज डू टेल मी। Now let's come to the editorial section. China ties beware conciliation without deterrence. अब ये आर्टिकल बहुत ही अच्छा आर्टिकल लिखा गया है। सबसे पहले तो ऑथर ने बोला अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक पॉजिटिव स्टेटमेंट बोला ऑन चाइनाज, कि चाइना ने भैया कोऑपरेशन किया है और हट गए हैं, ये वो सारी चीज़ें बोली। चाइना ने भी उसका स्वागत किया। तो क्या ये शिफ्ट है इन इंडियाज़ पॉलिसी? अभी अगर आप रिसेंटली पिछले 5-6 सालों का देखें हिस्ट्री, डोकलाम स्पेशली जो डोकलाम इशू था उसके बाद से, तो हम चाइना से बहुत ज़्यादा बातें कर नहीं रहे थे। नाउ देर आर सम पॉजिटिव्स, कुछ पॉजिटिव स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं। तो व्हाट इज़ देयर, तो इज़ देयर अ शिफ्ट इन द स्टैंस, जो पॉलिसी इन स्टैंस है क्या उसमें शिफ्ट किया गया है? तो सबसे पहले ऑथर ने कहा कि ये भैया ये तो अनसर्टेन है कि शिफ्ट मानेंगे कि नहीं मानेंगे। जस्ट बिकॉज ऑफ वन स्टेटमेंट वी कैन नॉट टेल वेदर इट्स अ शिफ्ट इन द पॉलिसी और नॉट। बट हिस्टोरिकली इंडिया ने एक बैलेंस्ड डिप्लोमेसी ही रखी है ना। मतलब चाहे वो चाइना हो चाहे वो यूएस हो, दोनों के बीच में चाइना हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। ऑब्वियस सी बात है, ये प्रूफ करता है कि कहीं ना कहीं हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशन उनसे भी बैलेंस्ड रहे हैं। ऑथर का ये कहना है कि अभी रिसेंटली अगर आप देखें ग्लोबल कंटेक्स्ट में, तो यूएस ने बहुत अनसर्टेन पॉलिसीज लाई हैं। स्पेशली चाहे इंडिया हो, इंडिया के अगेंस्ट हो, चाहे मतलब यूएस ने तो अपने दोस्त और दुश्मन दोनों को बराबर तरीके से ही ट्रीट किया है। तो ऐसे में इंडिया और यूएस के जो रिलेशंस हैं वो अनसर्टेन हो जाते हैं। दिस इज व्हाट दी ऑथर सेज। और ऐसी अनसर्टेनिटी में इंडिया एक और दुश्मन नहीं पाल सकता यहाँ पे कि चाइना को और ज़्यादा वो करे और फिर उसको भी अपना दुश्मन बनाए। तो इंडिया हालांकि यूएस पर डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं अमेरिकन इंटेलिजेंस पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रहता है, स्पेशली फॉर द चाइना केस, ठीक है ना। बट अभी चूंकि इंडिया और यूएस में ही ये रिलायबिलिटी नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप कल को कैसी पॉलिसी देंगे, तो ये जो लैक ऑफ रिलायबिलिटी है ऑन द यूएस, ये इंडिया को ज़रूर शिफ्ट कर सकता है टुवर्ड्स, पुश कर सकता है टुवर्ड्स चाइना, ठीक है ना। अब ऑथर ने बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छी चीज़ लिखी कि अगर आप कंसिलिएटरी पॉलिसी रखते भी हो चाइना के साथ, तो एक चीज़ दिमाग में ज़रूर डालनी है आपको। वो चीज़ ये है कि आपको अपना मिलिट्री इन्वेस्टमेंट कम नहीं करना है। मतलब कि मिलिट्री डिटरेंस होना चाहिए। मतलब यू शुड नॉट मूव अहेड विद कंसिलिएशन लीविंग बिहाइंड द मिलिट्री इन्वेस्टमेंट्स। तो आपको मिलिट्री इन्वेस्टमेंट भी बना कर रखना चाहिए। आपको अपना डिफेंस स्पेंडिंग को इंक्रीज़ करना चाहिए।
जो सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं उनको फेस करना चाहिए, मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ को इम्प्रूव करो, सबमरीन्स, फाइटर जेट्स, ऑल दीज थिंग्स शुड बी स्ट्रेंथेंड, ठीक है ना। यू शुड बैलेंस योर डिप्लोमेसी विद स्ट्रेंथ, बहुत अच्छी लाइन लिखी गई है, आप लोग आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकते हैं। बैलेंसिंग डिप्लोमेसी विद स्ट्रेंथ मतलब अपने मिलिट्री माइट से आप अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस को बैलेंस ज़रूर करके रखें, ठीक है ना। बिकॉज चाइना का अगर पास्ट बिहेवियर अगर आप देखें तो ये मतलब ऑब्वियसली बात है, डिप्लोमेसी के साथ साथ आपको स्ट्रेंथ का भी योगदान लेना पड़ेगा। अच्छा देखो ये लाइन कितनी अच्छी लिखी है, ये आप यूज कर लेना। इंडिया नीड्स अ डुअल अप्रोच, ये लाइन एज इट इज लिख लेना। इंडिया नीड्स अ डुअल अप्रोच, डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट backed by strong defense capabilities, diplomatic engagement backed by strong defense capabilities. I hope you got clarity regarding that. अब अगला जो आर्टिकल है वो है फूड वेस्टेज के ऊपर। कोलोसल फूड वेस्टेज अगर आप लोग करते हैं तो प्लीज मत करिएगा, जितना खाना हो उतना ही थाली में लीजिए और उतना ही बनाइए, है ना। रीजन बीइंग मैं आपको बताता हूँ। कोलोसल फूड वेस्टेज, अब ये आर्टिकल में सबसे पहले यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की एक रिपोर्ट के बारे में मेंशन है, तो आप लोग सबसे पहले तो वो लिख लीजिए। ये एक रिपोर्ट है जो यूएनईपी निकालता है, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। रिपोर्ट का नाम क्या है? फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट। फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट कौन निकालता है? यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इसने रिवील किया है कि वर्ल्ड जो फूड वेस्ट कर रहा है 1.05 बिलियन टन ऑफ फूड है। याद रखेगा 1.05 बिलियन टन ऑफ फूड है, विच इज नियरली 20% ऑफ ऑल फूड अवेलेबल टू द कंज्यूमर्स। 20% जितना कंज्यूमर्स के पास अवेलेबल है उसका 20% तो हम वेस्ट कर देते हैं। एंड इंडिया रैंक्स अमंग द टॉप कंट्रीब्यूटर्स ऑन द ग्लोबल लेवल। ग्लोबल लेवल पे हम बात करें तो इस इशू में सबसे ज़्यादा टॉप में, वन ऑफ द टॉप रैंकर्स में इंडिया है ना। एंड ये बहुत इमीडिएट है, हमारे अटेंशन की ज़रूरत है इसको। क्यों फूड वेस्टेज खराब है? देखो फूड वेस्टेज बहुत कारणों से खराब है, जैसा ऑथर ने कहा है। क्यों खराब है? क्योंकि फूड वेस्टेज न केवल आपका मतलब रिसोर्स वेस्टेज है, फूड वेस्टेज आपका रिसोर्स वेस्टेज तो है ही, प्लस इन्वायरमेंट को भी ये नुकसान पहुंचता है। क्यों नुकसान पहुंचता है? क्योंकि फूड प्रोडक्शन अपने आप में एक मतलब रिसोर्स लगते हैं फूड प्रोडक्शन के लिए, उससे मीथेन का एमिशन होता है। राइस से अगर आपको पता हो मीथेन एमिट होता है, तो इन्वायरमेंट को भी नुकसान पहुंचता है। देन सबसे इंपॉर्टेंट तीसरा जो रीज़न है कि क्यों फूड वेस्टेज खराब है, बिकॉज ये हमारे जो हंगर का प्रॉब्लम है, इंडिया में आज भी हंगर है, इंडिया में आज भी पॉवर्टी है, बिलो पॉवर्टी लाइन लोग हैं, तो हंगर की समस्या भी है, उसके बाद हमारा फूड वेस्टेज भी हो, तो दैट ये एक तरह से पैराडॉक्सिकल सिचुएशन लगती है ना भाई, किस तरह से भाई अब हंगर भी है और फूड वेस्टेज भी हो रहा है, दोनों चीज़ें हैं, ठीक है। तो ऑल दिस थिंग्स आर देयर। तो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट तो है ही है, सोशल इम्पैक्ट ही बहुत ज़्यादा है। इट इज सोशल इंजस्टिस ऑफ फूड, देखो लिखा है ना, सोशल इंजस्टिस ऑफ फूड वेस्ट, है ना। क्योंकि ऑब्वियसली बात है हमारे इतना चैलेंज है फूड का, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में अगर आप गोल 2 पढ़ें तो दैट इज जीरो हंगर, है ना। और अगर SDG 12.3 पढ़ें तो उसमें लिखा है रिड्यूस फूड वेस्ट एंड एट रिटेल एंड कंज्यूमर लेवल। और कंज्यूमर लेवल यानी हाउस होल्ड लेवल पे ही सबसे अधिक फूड वेस्टेज होता है, तो उसको हमको स्टॉप करना चाहिए, रोकना चाहिए। ऑल दिस थिंग्स हैव बीन मेंशन्ड बाय द ऑथर इन दिस आर्टिकल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। बहुत ही अच्छा आर्टिकल था, ठीक है। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल है। अगला है व्हाट आर DNA पॉलीमॉर्फिज्म एंड हाउ डू दे डिफरेंशिएट बिटवीन पीपल। तो DNA पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है पहले तो मैं वो बता दूं। DNA पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है कि DNA जो होता है वो वेरिएशन लाता है, मतलब DNA का जो सीक्वेंस होता है हर ऑर्गेनिज्म का अलग होता है, हर इंडिविजुअल का अलग होता है। तो पॉलीमॉर्फिज्म यानी पॉली यानी मल्टीपल, मॉर्फिज्म यानी फॉर्म्स, तो DNA का जो फॉर्म है वो हर इंडिविजुअल में अलग अलग होता है। और इसी की कुछ टेक्निक्स होती हैं, जैसे DNA फिंगर प्रिंटिंग एक टेक्निक है। ये सारी टेक्निक से हम इसी पॉलीमॉर्फिज्म को स्टडी करने की कोशिश करते हैं, जिसको हम कई बार DNA सीक्वेंसिंग भी लिखते हैं, क्योंकि सीक्वेंस ही अलग अलग होता है ना। हर इंडिविजुअल में DNA सीक्वेंस जो होता है उसमें वेरिएशंस होते हैं, है ना, जेनेटिक वेरिएशंस होते हैं। अब DNA जो होता है एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है, जैसे कि आपका आधार है सोशल सिक्योरिटी के लिए, वैसे ही DNA भी आपका यूनिक आइडेंटिफायर है। अब DNA फिंगर प्रिंटिंग जो है उसके थ्रू इसका इस्तेमाल किया जाता है। एंड DNA एनालिसिस क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है, तो कुछ टेक्निक्स हैं, जैसे एक PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होता है जिसको बोलते हैं, एक होती कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस। याद रखिएगा, ये टेक्निक लिख लीजिए, अगर आपसे कहीं पूछे ये कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस न्यूज में थी, किससे रिलेटेड है, तो याद रखिएगा DNA एनालिसिस से रिलेटेड है। एंड तीसरी टेक्निक है DNA फिंगरप्रिंटिंग, ठीक है ना। तो याद रखिएगा DNA होता क्या है, तो हमारी जितनी भी सेल्स होती हैं उसमें 46 DNA मॉलिक्यूल्स होते हैं,
23 फादर के, 23 मदर के। एंड डीएनए जो होता है पैक्ड होते हैं क्रोमोसोम्स में और वही कैरी करते हैं जेनेटिक इंफॉर्मेशन को। डिफरेंस जो होता है वो डीएनए सीक्वेंसिंग में, उसको हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। द डीएनए सीक्वेंस में जो डिफरेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। और यही हेल्प करते हैं टू डिफरेंशिएट इंडिविजुअल एंड ट्रेस देयर एंसेस्ट्री। ठीक है। अच्छा, एक डेफिनेशन थी इस आर्टिकल में, STR यानी कि शॉर्ट टैंडम रिपीट्स। तो डीएनए में एक्चुअली 4 बेस होते हैं। डीएनए जो बनते हैं वो 4 बेसेस से बनते हैं। एक होता है एडिनाइन A, साइटोसाइन C, गुआनाइन G एंड थाइमिन T। याद रखिए कि डीएनए आरएनए में डिफरेंस भी होता यही होता है कि उसमें शायद फिर यूरासिल एक अलग से बेस दूसरा होता है, यूरासिल। तो इसमें लेकिन एडिनाइन, साइटोसाइन, गुआनाइन एंड थायमिन है ना, तो ये याद रखिएगा। एंड STR जो होते हैं यानी कि शॉर्ट टैंडम रिपीट्स जो होते हैं, उसका मतलब होता है कि रिपीटेड सीक्वेंस ऑफ बेस पेयर किस तरीके से रिपीट कर रहे हैं उसके सीक्वेंसिंग को बोलते हैं शॉर्ट टैंडम रिपीट्स। ठीक है ना, तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी। एंड म्यूटेशन का मतलब क्या होता है कि जो डीएनए कॉपिंग है उसमें अगर एरर हो जाए तो इसीलिए उसमें क्या होता है, रिपीट्स में वेरिएशन हो जाएगा, तो उसी को हम बोलते हैं म्यूटेशन। ठीक है ना, तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। तो बहुत ज़्यादा साइंटिफिक आर्टिकल है, लेकिन इतनी चीज़ें भी आप जितनी मैंने बताई उतनी जान लोगे तो काफ़ी रहेगा। आगे है गवर्नमेंट नोटिफाइज रिवीजन्स टू इन्वेस्टमेंट टर्नओवर क्राइटेरिया फॉर MSME। ये वैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, इस बार के बजट में अनाउंस किया गया था, तो मैं फिर दिखा देता हूँ कि इस बार जो माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेज हैं उनकी डेफिनेशंस चेंज की जा रही हैं। याद रखिएगा 1 अप्रैल से लागू होगा ये डेफिनेशन। अब तो 1 अप्रैल से क्या डेफिनेशन होगी कि जो माइक्रो इंटरप्राइजेज हैं उनमें इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से बढ़ा करके 2.5 करोड़ कर दिया गया, मतलब 2.5 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट है तो माइक्रो। फिर उसके बाद अगर 25 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट है तो स्मॉल, और अगर 125 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट है तो मीडियम। और टर्नओवर की अगर हम बात करें तो अगर 10 करोड़ तक का टर्नओवर है तो माइक्रो, 100 करोड़ तक का टर्नओवर है तो स्मॉल, एंड 500 करोड़ तक का टर्नओवर है तो मीडियम। तो ये भी आपको डेफिनेशन याद रखनी है। अगला आर्टिकल देखो, लिखा है प्राइवेट कैपेक्स शेयर स्लिट टू डिकेडल लो ऑफ 33%, यानी कि प्राइवेट कैपिटल एक्सपेंडिचर है। जो कैपेक्स का मतलब होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब देखो बहुत ही सरल भाषा में मैं आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर समझाता हूँ ये क्या होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर नाम तो आप लोगों ने बहुत सुना होगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है, जैसे मान लो आप एक छोटी सी दुकान चला रहे हो। अब उस दुकान को चलाने में आपके 2 तरीके के खर्चे होंगे। पहला तो डेली एक्सपेंस, जैसे कि डेली एक्सपेंस मतलब कि जैसे बिजली का बिल आप भर रहे हो, एम्प्लॉय की सैलरी भर रहे हो, ये सारी चीज़ें आप भर रहे हो। और दूसरा आपका एक ऐसा इन्वेस्टमेंट होगा जो आप फ्यूचर के लिए कर रहे हो। जैसे कि अगर आप अपना बिजनेस कर रहे हो तो आप एक डिलीवरी वैन की सोच रहे हो कि यार एक डिलीवरी वैन खरीद लूँ क्या, है ना। जैसे मान लो आप टीचर हो तो आप सोचते हो कि यार एक मैं iPad खरीद लूँ क्या, इससे पढ़ा दूंगा। या फिर मैं सोचूंगा कि यार मैं एक डिजिटल बोर्ड खरीद लूँ क्या कि उससे पढ़ा दूंगा। तो ये जो इन्वेस्टमेंट होते हैं ये आप क्यों करते हो, ताकि आपका बिजनेस ग्रो करे, फ्यूचर में और बढ़े, है ना। ये इन्वेस्टमेंट आपको डायरेक्ट रिटर्न तुरंत नहीं देना शुरू करेगा, बट इट इज़ अ इन्वेस्टमेंट फॉर द फ्यूचर। तो इस तरीके के जो बड़े इन्वेस्टमेंट होते हैं जो आपके बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प करते हैं, या जो कि आपके बिजनेस में एज ए इन्वेस्टमेंट लगा रहे हो आप, है ना, रादर देन वेज दे रहे हो। जैसे मान लो दुकान नहीं भी चल रही तो भी आपको ज़मीन का किराया तो देना पड़ेगा ना। दुकान नहीं भी चल रही तो भी आपको ज़मीन का किराया देना, मतलब वो खर्चा किसी काम का नहीं है, लेकिन ये वाला खर्चा जो है ये आपके इन्वेस्टमेंट, आपके प्रोजेक्ट को और बड़ा बनाएगा। तो इसको बोलते हैं हम कैपिटल एक्सपेंडिचर। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। इसका बहुत बड़ा योगदान होता है इकोनॉमी में। जितना ज़्यादा आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा उतना ज़्यादा आपकी कंट्री में प्रोडक्शन, ये सारी चीज़ें बढ़ेंगी। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। अगला आर्टिकल है ट्रांस अटलांटिक रिफ्ट कैन स्पर यूरो रिजर्व होल्डिंग। अब यहाँ पे ऑथर ने बोला कि ट्रांस अटलांटिक रिफ्ट, इसका मतलब है अटलांटिक के दोनों साइड जो रिफ्ट हुई है, इनफैक्ट यूरोप और यूएसए में जो रिफ्ट हुई है कुल मिलाकर के, स्पेशली जो यूक्रेन इशू था, जो इजराइल इशू रहा है, और नाटो का यूक्रेनियन मेंबरशिप को लेकर के जो स्टैंड रहा है, उस सब में यूएस और यूयू दूर गए हैं। और ऑथर ने कहा इसी कारण से कहीं ऐसा ना हो कि यूरोपियन यूनियन जो है और दूसरी जो कंट्रीज हैं धीरे धीरे यूरो को एज अ करेंसी शिफ्ट यूज़ करना शुरू कर दें, है ना। हालांकि ऑथर ने ये ज़रूर कहा कि डॉलर को एज अ करेंसी रिमूव कराना बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि ऑलरेडी वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा पेनिट्रेट कर चुकी है डॉलर।
तो ऐसे में हाँ यूरो लेकिन एज ए सब्सटीट्यूट काम कर सकता है, क्योंकि 20% वर्ल्ड में अभी भी यूरो है, मतलब आफ्टर डॉलर सबसे अधिक जो यूज्ड करेंसी हो ये यूरो है, तो याद रखेगा। ग्रीनलैंड लीडर स्लैम्स यूएस डेलीगेशन अपकमिंग ट्रिप, तो यूएस डेलीगेशन ग्रीनलैंड जा रहे हैं, तो इस कारण से वो गुस्सा हो गए, बुरा भला कह रहे थे। आप सबको पता होना चाहिए 2019 में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि मैं ग्रीनलैंड खरीदना चाहता हूं डेनमार्क से। डेनमार्क की एक टेरिटरी के रूप में ग्रीनलैंड आज भी स्टैब्लिश्ड है, हालांकि वो थोड़ा इंडिपेंडेंट है, बस फॉरेन अफेयर्स जो है वो ग्रीनलैंड के डेनमार्क मैनेज करता है, साथ ही साथ हर साल कुछ बजट भी देता है, एलोकेट करता है, ठीक है ना। याद रखिएगा यूएस का एक लॉन्ग स्टैंडिंग मिलिट्री बेस है ग्रीनलैंड में, जिसको हम थूल एयर बेस बोलते हैं, THULE थूल एयर बेस। अगर आपसे कोई पूछे तो ग्रीनलैंड में है, यूएस का मिलिट्री बेस है, ठीक है ना। यूएस नाराज क्यों है, क्यों खरीदना चाहता है इसको ग्रीनलैंड को, क्योंकि यूएस को ये लगता है कि चाइना जो है बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है और चाइना की प्रेजेंस ग्रीनलैंड में चाहता नहीं है यूएस, इस कारण से वो खरीदना चाहता है, ठीक है ना। ग्रीनलैंड जो है वो एक ऑटोनॉमस टेरिटरी है डेनमार्क की, याद रखिएगा, किंगडम ऑफ डेनमार्क के अंतर्गत आता है। हालांकि सेल्फ गवर्नमेंट एक्ट है 2009 का, जिससे ग्रीनलैंड ने ऑटोनॉमी तो गेन कर ली, बट इट्स स्टिल अंडर द डेनमार्क जुरिस्डिक्शन, डेनमार्क के अंदर ही आता है ये, तो याद रखिएगा। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, ये समझ में आ गया होगा आपको। तो आज के न्यूज़पेपर में तो इतना ही है, थोड़ा सा मैं कल का और परसों का आपको बताता हूँ, कुछ तो इंपॉर्टेंट फैक्चुअल न्यूज़ आर्टिकल आए थे, स्पेशली वो वाले बता देता हूँ, ठीक है ना, स्पेशली जो फैक्चुअल वाले न्यूज़ आर्टिकल आए थे। तो आप भी थोड़ा मेरे साथ आगे बढ़ सकते हैं। इंडिया इम्पोजेस एंटी डंपिंग ड्यूटी ऑन चाइनीज गुड्स फॉर अप टू 5 ईयर्स। अब यहाँ पे इंडिया ने इम्पोज किया एंटी डंपिंग ड्यूटी ऑन 5 चाइनीज गुड्स टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक प्लेयर्स। अब देखो क्या होता है एंटी डंपिंग ड्यूटी, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। क्या होता है कि कई बार जैसे मान लो चाइना में एक्स एलिमेंट है, एक्स कोई प्रोडक्ट है, एक्स का बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो गया चाइना में, बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा सपोज करो प्रोडक्शन हो गया कि अब यहाँ पे वो यूज़ ही नहीं कर सकते, अब ख़त्म ही नहीं हो पाएगा। अब मान लो पूरे चाइना में ये एक्स अब ख़त्म ही नहीं हो पाएगा, तो अंतिम में तो वो चीज़ वेस्ट हो रही है, तो क्या किया जाएगा, तो वो लोग क्या करने लगेंगे, बिल्कुल उसके दाम घटा करके सस्ते दामों में उसको दूसरी कंट्रीज़ में बेचने लगेंगे ताकि वो यूज़ करें, है ना भाई, बिकना तो ज़रूरी है ना, तो बोलेंगे सस्ते दाम में चलो हम बेच देते हैं इसको। अब 100 रुपये की लागत में कोई चीज़ बनी है, वो 50 रुपये में यहाँ बेचने के लिए तैयार है, क्यों, क्योंकि अभी तो उनको जीरो मिल रहा है, तो वो सोचते चलो 50% ही कम से कम रिकवर कर लें दूसरी कंट्री में बेच कर। तो कई बार बहुत ज़्यादा जब प्राइस गिरा करके चीज़ बेची जाती है तो उसको हम बोलते हैं डंपिंग, उस प्रोसेस को बोलते हैं डंपिंग। और उस डंपिंग से बचने के लिए जो हम टैरिफ लगाते हैं, अब आप सोचेंगे यार सर सस्ता तो मिल रहा है तो क्यों नहीं खरीद लेते अपन, भाई इसलिए नहीं खरीद लेते क्योंकि हमारे डोमेस्टिक प्लेयर्स ने भी तो वो चीज़ बना रखी है ना, बट हमारे डोमेस्टिक प्लेयर्स को तो 100 रुपये लगे थे, तो वो तो नहीं घटाएंगे, है ना, वो तो 100 में बेचेंगे, और चाइना वाला 50 में बेचने आएगा तो आप 50 वाला खरीदने लगोगे, तो इससे हमारे डोमेस्टिक प्लेयर्स को तो नुकसान होगा ना। तो डोमेस्टिक प्लेयर्स को बचाने के लिए ये एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जाती है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। फर्स्ट थिंग तो ये क्लियर करना था। देन टीबी चैंपियंस जॉइंट बैटल अगेंस्ट डिसीज इन मेघालय। मेघालय में एक इनिशिएटिव लिया गया है फॉर ट्यूबरकुलोसिस फ्री स्टेट बाय रीस्किलिंग द टीबी सर्वाइवर्स। वो लोग क्या कर रहे हैं कि टीबी सर्वाइवर्स को ही रीस्किल कर रहे हैं एंड देन ब्रिंगिंग देम इनटू द टीबी कंट्रोल प्रोग्राम। याद रखिएगा उनको टीबी चैंपियन का नाम दिया गया है मेघालय में। तो अगर आपसे कोई पूछे कि टीबी चैंपियन नाम का इनिशिएटिव कौन से स्टेट में चालू किया गया, तो मेघालय में किया गया, जहाँ पे टीबी सर्वाइवर्स को ही ट्रेनिंग दी जाएगी और सारी चीजें की जाएगी। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। लापिस लजूली द अर्थ्स बेस्ट ब्लूज। अब यहाँ पे बात चल रही लापिस लजूली की। तो अगर हम लापिस लजूरी की बात करें तो प्राइमरी इसमें जो मटेरियल होता है, मिनरल होता है, उसको हम बोलते हैं लेजुराइट बोलते हैं, जो कि इसको डीप ब्लू कलर देता है। एंड इसके कलर वेरिएशन कैसे होता है कि सल्फर कंटेंट अफेक्ट्स द इंटेंसिटी ऑफ द ब्लू। कितना सल्फर कंटेंट है वो डिसाइड करता है कि ब्लू कितना रहेगा। कैल्साइट जो है वो ब्लूनेस को कम करता है। पायराइट गोल्डन स्पार्कल देता है इसको, है ना, याद रखिएगा। सोर्सेज का क्या क्या है इसके, तो चिली में, रशिया में, यूएस में, इन कंट्रीज में पाया जाता है। हाईएस्ट क्वालिटी जो आती है वो बदख्शान अफगानिस्तान से आती है। याद रखिएगा बहुत पुराना नाम है बदख्शान। अगर आप देखें तो हड़प्पा सिविलाइजेशन के टाइम पे भी आपको पता चलेगा लापिस लजूली फ्रॉम बदख्शान अफगानिस्तान, है ना। ये आपको हड़प्पा मोहनजोदड़ो के लिए भी इंपॉर्टेंट है।
बदख्शान से मैंने आपको बताया कि मोहनजोदड़ो के टाइम पे हम लेते थे। एंड ज्वेलरी में इसको यूज़ किया जाता था। लापिस का मतलब होता है स्टोन और लाजुली का मतलब होता है ब्लू। याद रखिएगा, लापिस का मतलब होता है स्टोन एंड लाजुली का मतलब होता है ब्लू। तो दैट इज अगेन अ थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। कल केवल और केवल टीबी के आर्टिकल आए थे क्योंकि कल वर्ल्ड टीबी डे था, ये आपको पता होना चाहिए। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। ये तो था नहीं, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है इतना। चिली मैक्सिको आपको जानना ज़रूरी नहीं है। ह्यूगोज लेस नोन टैलेंट ऑन डिस्प्ले एट लंडन एग्जीबिशन। ये ह्यूगो कौन है? तो विक्टर ह्यूगो की बात चल रही है। ही वॉज फ्रेंच ऑथर। उनकी ड्राइंग सब यहाँ पे शोकेस की जा रही लंदन में। तो विक्टर ह्यूगो का नाम बस याद रखिएगा। पहले तो ऑथर है, क्यों बहुत फेमस ऑथर है। इन्होंने लिखी है द हंच बैक ऑफ नॉट्रे डेम, लेस मिजरेबल्स, बहुत प्यारी किताब है। अगर आपने मूवी प्यारी किताब नहीं देखी तो मूवी देख लीजिएगा, लेस मिजरेबल्स, है ना। तो लेस मिजरेबल्स और द हंच बैक ऑफ नॉट्रे डेम ये किताबें लिखी हैं और अब उनका ये पेंटिंग भी एग्जीबिशन में लगाया जा रहा है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। तो कल के न्यूज़ आर्टिकल में जो फैक्चुअल न्यूज़ आर्टिकल्स थे मैंने आपको बता दिए हैं। 24 हो गई और 23 का भी थोड़ा सा मैं फैक्चुअल वाले बता दूं। स्पेशली ज्ञानपीठ सम्मान का आया था, तो ज्ञानपीठ इंपॉर्टेंट है। एक जीआई टैग्ड प्रोडक्ट का आया था, तो एक याद रखिएगा जीआई टैग्ड जैगरी। जैगरी यानी गुड़। गुड़ खाते हो ना आप लोग, गुड़ खाते हैं जो हम लोग, मरजावा गुड़ खा के वाला नहीं है। गुड़ यानी वो, अब जैगरी जैगरी है यार, इसमें क्या ही डिफिनीशन दूं। तो मुजफ्फरनगर की जो जैगरी है ना, मुजफ्फरनगर का जो गुड़ है उसको याद रखिएगा जीआई टैग दिया जा चुका है वो ऑलरेडी। और ये अभी बांग्लादेश में एक्सपोर्ट करने की बात चल रही थी, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। जैक फ्रूट के बेनिफिट्स आए थे दोस्तों। जैक फ्रूट का साइंटिफिक नेम है आर्टोकार्पस हिटेरोफाइलस। याद रखिएगा, इट इज अ प्लांट नोन इन इंडिया एंड द मिडिल ईस्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड हैज बीन यूज्ड इन आयुर्वेदा एंड यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन। और जैक फ्रूट को हिंदी में कटहल बोलते हैं, तमिल में पाला बोलते हैं, कंठल बोलते हैं बंगाली में, एंड चक्का बोलते हैं मलयालम में। याद रखिए, चारों नाम याद रखिएगा। यूपीएससी पूछता है ऐसे कि ये ऐसे ही टर्म दे देगा, बोलेगा क्या है ये। कटहल बोलते हैं हिंदी में जैक फ्रूट को, पाला बोलते हैं तमिल में, कंठल बोलते हैं बंगाली में, एंड चक्का बोलते हैं मलयालम में। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आई होप यू विल रिमेंबर दैट। एंड एबंडेंट है ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में, स्पेशली मलेशिया जैसी कंट्रीज में। जैक फ्रूट बड़ा होता है, इसका पेड़ आप सबको पता है, और इसका फ्रूट जो है डज नॉट हैंग डाउन फ्रॉम द ब्रांचेस बट ग्रोज डायरेक्टली फ्रॉम द ट्रंक एंड लिम्स। याद रखिएगा, इट ग्रोज डायरेक्टली इन द ट्रंक्स एंड लिम्स। एंड ये 42 kg तक हो सकता है। तो याद रखिएगा 42 kg तक हो सकता है। एंड ये याद रखिए, तो ये इन्होंने ये भी बोला कि स्लाइस्ड जो जैक फ्रूट है इट इज न्यूट्रिशनली सुपीरियर टू एप्पल्स एंड मैंगोज। अगर आप लोगों ने कटहल की सब्जी नहीं खाई तो प्लीज़ खा लेना, है ना। और कटहल मूवी नहीं देखी तो देख लेना एक बार कि क्या मूवी है। मतलब मूवी तो अच्छी ठीक ठाक ही है, लेकिन एटलीस्ट कटहल का इंपॉर्टेंस आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। यहाँ पे बात चल रही है कि क्यों बेबीज अपना बचपन का सब कुछ भूल जाते हैं ABCD छोड़ करके। तो अपने बचपन का क्यों भूलते हैं, इसका रीजन है, इसको इन्फेंटाइल एमनीशिया बोलते हैं। याद रखिएगा, इट इज नोन एज इन्फेंटाइल एमनीशिया, यानी इनएबिलिटी टू रिमेंबर अवर फर्स्ट फ्यू ईयर्स ऑफ लाइफ। अगर आप लोग भी अपनी जिंदगी के पहले 1-2 साल देखें, 2 साल स्पेशली, तो वो आपको नहीं याद आएंगे कि आपने क्या किया, क्या खाते थे, क्या नहीं। बाकी आपको रहेगा, है ना। जबकि इन्फेंसी एक ऐसा पीरियड है जब आप रैपिड लर्निंग करते हो, आपकी मेमोरी सबसे फास्ट होती है, सब कुछ याद रहता है, बट चाइल्डहुड की चीज़ें आपको याद नहीं रह जाती। ठीक है ना। उसका रीज़न क्या है? तो ऑथर का एक रीज़न ये है, हिप्पोकैम्पस जो होता है, इट इज़ अ ब्रेन रीजन जो कि क्रूशियल है फॉर एपिसोडिक मेमोरी। इट इज़ नॉट फुल्ली डेवलप्ड ड्यूरिंग द इन्फेंसी। तो चूंकि हिप्पोकैम्पस आपका डेवलप्ड नहीं रहता, इस कारण से आप भूल जाते हो। ठीक है ना। दैट इज द थिंग विच इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। हालांकि रीज़न अभी भी अनक्लियर है, कोई बहुत ही श्योर शॉर्ट रीज़न नहीं कि क्यों सब कुछ भूल जाता है नॉल, बट दैट इज हाउ इट इज। अवार्ड ब्रिंग्स विद इट अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेज ज्ञानपीठ विनर विनोद कुमार शुक्ला। अब ये ज्ञानपीठ सम्मान का नाम लिख लीजिए, 59वां ज्ञानपीठ सम्मान जो है वो विनोद कुमार शुक्ला जी को दिया जा रहा है। ही इज़ अ रायपुर बेस्ड पोएट राइटर
कॉल्ड द रिकग्निशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। उन्होंने कहा कि ज्ञानपीठ सम्मान अपने आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। 12th हिंदी राइटर टू विन एंड द फर्स्ट फ्रॉम छत्तीसगढ़। ही इज द 12th हिंदी राइटर टू विन दिस ज्ञानपीठ सम्मान। ज्ञानपीठ याद रखिएगा इंडिया का हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर है। इट इज इंडियाज हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर। इसमें कैश रिवॉर्ड है 11 लाख का, ब्रॉन्ज स्टैच्यू है सरस्वती माँ का, एंड ये सारी चीज़ें हैं। I hope you got clarity regarding that as well. ये आपको समझ में। Hope you liked our video. Please like, share, subscribe. Thank you and have a nice day.